आज बताने जा रहे हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है। ये मान लो ये फिगर है एक पिस्टिल का, और पिस्टिल में 3 भाग होता है। नाम है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब ओवरी के अंदर मान लेते हैं एक ओव्यूल है। ओव्यूल में मैंने कहा था एम्ब्रायोसैक और यह एक एपर्चर है, इसका नाम था माइक्रोपाइल। इसमें 1 2 3 एक बड़ा सेल, एक 2 छोटा सेल था, इसका नाम था सिनर्गिड्स। 2 न्यूक्लियोलस सेंट्रल सेल। ये सब पिछले क्लास में बता चुके हैं। जब पिस्टिल पर पॉलन ग्रेन आता है, जितने पॉलन ग्रेन आते हैं पिस्टिल के ऊपर, सभी पॉलन ग्रेन इसके काम के लायक नहीं होता है। इस मान लिया ऐसा हो सकता है कि दूसरे प्लांट का, जो दूसरे स्पेसीज का है, दूसरे जात का है, जैसे मान लिया जाए अगर लीची का है इस पर आम का आ गया होगा, या अगर ये आम का है तो लीची का आ गया होगा, दूसरे प्लांट का आ गया होगा। तो जो इसके लायक नहीं, या तो दूसरे प्लांट का हो, दूसरे स्पीशीज का होगा, या नहीं तो इनकम्पैटिबल, जो सक्षम नहीं है, वैसे पॉलन ग्रेन को ये स्टिग्मा रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट का क्या मतलब? यह है अगर पॉलन ग्रेन रिजेक्ट का क्या मतलब? उसको फेंक थोड़े देता है। रिजेक्ट का मतलब हुआ कि अगर ये जर्मिनेट करना चाहता है तो उसके जर्मिनेशन को रोक देता है, जर्मिनेट नहीं होने देता है। इसका मतलब इस स्टिग्मा में क्षमता है, नेचर ने एक इसको क्षमता दिया है कि जो पॉलन ग्रेन इसके काम के लायक है, कॉम्पैटिबल है, इसके अपने स्पीशीज का है, उसको ये परमिशन देगा कि ग्रो करो। जिसको परमिशन नहीं देगा वो रिजेक्ट हो गया, मतलब ग्रो भी नहीं कर सकता है। वहां पर कोई जर्मिनेशन नहीं होगा, उसे कोई पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा, और वो यूं ही रखा रखा बेकार हो जाएगा, वो फर्टिलाइजर भाग ले जाएगा। इसी को लिखे हैं वो सारा घटना जब यहाँ पॉलन ग्रेन यहाँ पर आता है, स्टिग्मा पर जमा होता है, वहां से लेकर के ये पॉलन ट्यूब बनेगा, वो पॉलन ट्यूब घुस जाएगा और धीरे धीरे स्टिग्मा से स्टाइल में, फिर ओवरी में, ओवरी से ओव्यूल में घुस जाएगा। ये पूरी घटना जो होगी इसी को कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सबसे पहले तो क्या होता है कि जब यहां पर पॉलन ग्रेन आता है तो ये स्टिग्मा
उसको चेक करता है कि पॉलन ग्रेन मेरे काम के लायक है या नहीं। काम के लायक है मतलब इसकी यूज के लायक है, इसको लाभ पहुंचाने वाला है, इसको कॉम्पैटिबल कहते हैं। आज जो इसके लिए बेकार है उसको इनकम्पैटिबल कहते हैं, उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, द पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कॉम्पैटिबल और इनकॉम्पैटिबल पॉलन ग्रेन्स। इस क्षमता नेचर ने दिया है स्टिग्मा को कि वो रिकॉग्नाइज कर ले, पहचान ले कि कौन कंपैटिबल है कौन इनकम्पैटिबल है। जैसे मनुष्य में बहुत सारे मनुष्य हैं जो घर में कुत्ता को पालता है, और जब वो लोग सो जाता है घर का मालिक, कुत्ता को पता है कि जो व्यक्ति कैंपस में बिना पूछे आ रहा है वो उसके दुश्मन तो नहीं। और जैसे जिसको लग जाता है कि आदमी ठीक ठाक नहीं है तो भौंकना शुरू कर देता है। कुत्ता अगर खुला है तो उसके ऊपर वार भी कर देता है। माने वो जानता है, जो घर के समय को पहचानता है, वो जानता है कि मेरे घर के आदमी नहीं है, छुप के आ रहा है। छुपा हुआ व्यक्ति अंधेरा में भी वो पहचान लेता है कि वो हमारे मालिक का परिवार का आदमी है या नहीं है। हाँ नहीं है तो उसको भौंक करके हमला करके भगा देता है। ये कुत्ते का स्वभाव है। उसी तरह ये स्टिग्मा का स्वभाव है कि जो पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है उसको ये परमिशन देगा ग्रो करने का, जर्मिनेट करने का। अब जो इसके काम के लायक नहीं है, इनकम्पैटिबल है, उसको जर्मिनेट नहीं करना। ये क्षमता इसको है। लिखे हैं द पिस्टल रिजेक्ट्स द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द अदर स्पीसीज। अगर दूसरे प्लांट्स का है तो उसको, या इनकम्पैटिबल पॉलन उसको, दोनों को ये रिजेक्ट कर देता है। और इफ द पॉलन ग्रेन्स आर कंपैटिबल, यदि पॉलन ग्रेन्स कंपैटिबल है, उसके काम के लायक है, तब पिस्टल उसको परमिशन देता है ऐसे पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए स्टिग्मा पर। अब जर्मिनेशन का क्या मतलब? पिछले दिन पॉलन का स्ट्रक्चर बताए थे, याद दिला देते हैं। ये अगर पॉलन ग्रेन है तो इस पॉलन ग्रेन में याद होगा अगर 2 सेल स्टेज है, लार्जर सेल को वेजिटेटिव सेल कहते हैं, स्मॉलर को जनरेटिव सेल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिसमें ये पॉलन ग्रेन का जनरेटिव सेल 2 पार्ट में बट करके 2 मेल गैमेट बना देता है। और उनमें लिखा भी था परसेंटेज, लगभग 60% ऐसे जियोस्फेरिक प्लांट्स हैं जिसमें 2 सेल स्टेज होता है पॉलन ग्रेन का, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल। लेकिन लगभग 40% प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें 3 सेल स्टेज होता है, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट। लेकिन जो 2 सेल स्टेज में होता है वह भी जर्मिनेशन समय में 3 सेल स्टेज में बन जाएगा। अगर वो आया यहाँ पर 2 सेल स्टेज, तो यहां पर आने के बाद ये जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना देगा। माने यहां पर आने के बाद 2 सेल वाला भी 3 सेल बदल जाएगा। ये भी याद होगा कि सेल के चारों बगल एक पतली सी दीवार होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, जिसका नाम होता है इंटाइन। और उससे बाहर एक मोटा लेयर होता है स्पोरोपोलिन का बना हुआ, जिसका नाम होता है इगिजाइन। और इस इगिजाइन में एक जगह पोर था जिसका नाम था जर्म पोर। इसी जर्म पोर होकर के ये इंटाइन जो है एक ट्यूब के रूप में निकलेगा बाहर। और जब इंटाइन ट्यूब में बाहर निकलता है तो इसका नाम होता है पॉलन ट्यूब। ये काम यहां नहीं होगा, ये काम होगा कहां? जब स्टिग्मा पर आ जाएगा तब।
इसका जो पॉलन ग्रेन इसके अपने स्पेशीज का है, कॉम्पेटेबल है, सिलेक्टेड है, वैसे पॉलन ग्रेन को इस तरह जर्मिनेट करने की परमिशन मिल जाएगी। अब मान लिया यहां मान लो ये कॉम्पेटेबल है, जर्मिनेट किया, जर्मिनेशन के बाद इसका पॉलन ट्यूब अंदर आएगा और एक नहीं कई ऐसे पॉलन ग्रेन होंगे जो कॉम्पेटेबल हैं, कई इसमें जर्मिनेशन करेगा। सबके स्पीड अलग अलग होंगे, लेकिन जिस पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब बड़ी तेजी से ग्रो करेगा वो धीरे धीरे स्टिग्मा होकर के स्टाइल में आ जाएगा, स्टाइल से पहुंच जाएगा कहां, ओवरी में, और ओवरी होते हुए चला जाएगा कहां, ओव्यूल में पहुंच जाएगा। अब ये भी याद होगा कि इसमें 3 सेल है, एक वेजिटेटिव सेल, 2 मेल गैमेट, वेजिटेटिव सेल आगे, मेल गैमेट पीछे, ये वेजिटेटिव सेल रहेगा, ये मेल गैमेट 2 ठो चलेगा। वेजिटेटिव सेल का फंक्शन ये है कि इस मेल गैमेट को गाइड करता है इस तरह से आने में, लेकिन इसके बाद कोई रोल नहीं है, वो डिजेनरेट कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा और यहां पर पहुंचते पहुंचते केवल मेल गैमेट यहां बचता है। ये पूरी प्रोसेस जो है इसी को कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। मैंने लिखा है कि वो सारा इवेंट्स जो कहां से होता है घटना, पॉलन ग्रेन का डिपोजिशन जो होता है, गिरता है स्टिग्मा पर वहां से लेकर के टिल द एंट्रेंस ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, पॉलन ट्यूब का ओव्यूल तक पहुंचना, यहां तक घुस जाना, इस पूरी क्रिया को कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। यहां पर बता दिए हैं, हम बताने जा रहे हैं इसी बात को दोबारा बता रहे हैं कि जो कॉम्पेटेबल पॉलन ग्रेन्स है उसको अलाउ कर दिया जाता है, परमिशन देता है कुछ का जर्मिनेशन का, और ये जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा, उसको स्टिमुलेशन कौन करता है, इस स्टिग्मा पर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो सिक्रीट होता है और तब उसको जर्मिनेशन का स्टिमुलेशन होता है तो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन इन टाइम ग्रोथ, ये इन टाइम बाहर निकलता है, ग्रोज आउट थ्रू द जर्म पोर, ये जर्म पोर में बाहर निकलता है। किस रूप में, एक ट्यूब जिसका नाम है पॉलन ट्यूब, व्हिच ग्रोज, जो धीरे धीरे बढ़ता है एंड ग्रेजुअली रीचेज टू द ओव्यूल, रीचेज में reaches to the ovule of the ovary, passing through stigma, style and ovule. ये ovary, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होते हुए ये क्या तक पहुंच जाता है, यहां तक। यह जो पॉलन ट्यूब है उसमें मैंने बताया है कि एक न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल का, इसका नाम होता है ट्यूब न्यूक्लियस, वो होता है अंतिम छोर पर, और 2 मेल गैमेट होता है। ये हो गया पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन और पिस्टिल का क्या इंटरेक्शन होता है, क्या संबंध है। एक उसी में एनसीईआरटी में चर्चा है आर्टिफिशियल हैबिटाइजेशन का, इसको कह सकते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ये जो पॉलिनेशन हुआ है, यहां जो पॉलिनेशन आया है, कौन लेके आया है, मैंने बताया था पॉलिनेशन में एजेंट्स फॉर द पॉलिनेशन, या तो एयर लेकर के आया होगा, या कोई एनिमल लेकर के आया होगा, या यदि एक्वेटिक प्लांट्स हैं, सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं तो वाटर से आया होगा, चाहे वो जैसे आया हो। लेकिन जब नेचुरल वे में पॉलिनेशन होगा तो तब कोई भी पॉलिनेशन आ सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो नेचुरल वे में अगर आता है तो नेचुरल क्वालिटी तैयार होता है। लेकिन हमारे देश में और बहुत सारे देशों में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। ये प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या होता है, अच्छे क्वालिटी का क्रॉप, अच्छे क्वालिटी का फल हम तैयार करते हैं। और अच्छे क्वालिटी का मतलब इसका साइज बड़ा हो,
न्यूट्रिटिव वैल्यू अधिक हो, प्रोडक्शन ज्यादा आता हो, नेचुरल जो प्रॉब्लम होता है उसमें लड़ने की क्षमता हो, ये सब उसमें गुण होना चाहिए। तो ऐसे गुण लाएंगे कैसे? उसके लिए एक टेक्निक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसको मैं कहा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, और सिंपल सा टेक्निक है, इसको बिता के समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई फ्लावर है, ये फीमेल पार्ट है, ये ओवरी है, थैलमस है, यहाँ उसका मेल पार्ट है जिसको एंथर कहते हैं, और ये फीमेल पार्ट है जिसको पिस्टल कहते हैं, उसका ऊपर का पार्ट है स्टिग्मा, ये इसको बोलते हैं मेल पार्ट, और इसका सबसे ऊपर का पार्ट को एंथर बोलते हैं। यही पिछले क्लास में बता चुके हैं, इसी में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अगर मान लिया जाए कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों साथ साथ है, और नेचुरल वे में अगर छोड़ दिया जाए तो मैच्योरिटी होगी, और इसका पॉलन ग्रेन मैच्योर होने के बाद इस पर आ सकता है या दूसरे प्राण का आ सकता है। तो इसका तो नेचुरल पॉलिनेशन हो गया। नेचुरल पॉलिनेशन में क्या होगा? नेचर का आया हुआ पॉलन ग्रेन होगा, उसके अपने जेनेटिक कंपोजिशन होंगे और उसके अपने लक्षण होंगे। इस टेक्निक में ऐसा नहीं होता है। उसमें होता क्या है, इसे नेचुरल पॉलिनेशन को रोकना है, और उसके लिए करते क्या है, अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है, मेल पार्ट दोनों पार्ट है, मेल और फीमेल दोनों, तो इसके मेल पार्ट को हटा देते हैं, और नहीं कुछ तो कम से कम एंथर को जो हटा देते हैं। बहुत आसान चीज है, चिमटा लेते हैं और ऐसे करके एंथर को हटा के चुप के हटा देते हैं। लेकिन कब? पॉलन ग्रेन बनने से पहले, मैच्योरिटी से पहले। ये जो हटाते हैं इसलिए आप कहते हैं इमैस्कुलेशन। तो इसमें लिखा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, इट इज ए टेक्निक। ये टेक्निक है तो यूज करते कहा प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में। क्यों? तो टू ऑब्टेन इंप्रूव वैरायटी ऑफ क्रॉप, अच्छे क्वालिटी का इंप्रूव वैरायटी, जो क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, ऐसे क्वालिटी का, ऐसे वैरायटी का क्रॉप ऑब्टेन करने के लिए, पाने के लिए ये टेक्निक अपनाते हैं। दो स्टेप है, एक इमैस्कुलेशन, एक बैगिंग। अभी जो हमने कहा है कि एंथर को हटा देना है, ये एंथर को रिमूव करने का जो क्रिया है, प्रोसेस है, इसी को कहते हैं इमैस्कुलेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर अटेनिंग मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आने से पहले इस एंथर को हटा देना है बाइसेक्सुअल फ्लावर से। हटाने का आसान तरीका होता है बाय फोर्सेप, चिपटा से हटा दें। इसी के लिए आप कहते हैं इमैस्कुलेशन। और यदि प्लांट यूनिसेक्सुअल है, अगर प्लांट में एक ही सेक्स है तो हटाने की जरूरत नहीं। अब यदि इमैस्कुलेशन हो जाता है, हम एंथर को हटा दिया, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है फिर से नेचुरल पॉलिनेशन हो जाए, तो इसको एक कवर से बंद कर देते हैं। यह है बटर पेपर, काफी पतला पेपर है, और ये करेगा क्या कि किसी दूसरे पॉलिन को आने से रोकने का काम करता है। ये करेंगे कब? कवर करेंगे कब? ढकेंगे कब? पहले इमैस्कुलेशन करेंगे, तब उसको बैग से कवर कर देंगे। ये जो प्रोसेस होता है कवरिंग द इमैस्कुलेटेड फ्लावर बाय बटर पेपर, और बैग लाइक है तो इसको बटर पेपर बैग भी कहते हैं। ये जो कवरिंग करते हैं ऐसे पेपर के बैग से, इसको कहते हैं बैग। तो करता क्या है? प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर फ्रॉम द अनवांटेड पॉलिन। अनवांटेड, जिस फल को हम चाहते हैं नहीं आवे, वैसा नहीं आएगा। अब आएगा कौन?
हम जिसको चाहते हैं, जिस प्लांट के पोलेन को हम चाहते हैं पॉलिनेशन कराना, जब इसका स्टिग्मा मैच्योर कर जाएगा, एक फॉर्मेशन हो जाता है, तब हम बैग को हटा करके जिस सेलेक्ट किया हम पोलन ग्रेन को लाकर रख देंगे। इस तरह से क्या डिजायर्ड पोलन ग्रेन से हम इस टेक्निक से पॉलिनेशन करा सकते हैं, प्रोडक्शन करा सकते हैं। इससे इंप्रूव्ड क्वालिटी का तैयार होगा क्रॉप या फल हो या अनाज हो। ये जो टेक्निक हमारा इसको कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। केवल इसमें इतना ही काम किए हैं कि नेचुरल पॉलिनेशन को रोक करके हमने अपने मन से डिजायर्ड पोलन ग्रेन से आर्टिफिशियल प्रोड्यूशन कराया है, जिसको आर्टिफिशियल प्रोड्यूशन बार बार कहते हैं। इसी को बायोलॉजिकली या बोटैनिकल भाषा में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये हो गया। देखो, इस फ्लावरिंग प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट घटना है डबल फर्टिलाइजेशन। और एक जगह लिखे भी कहीं पर, ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिस प्लांट में फ्लावर लगता है उसको कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है डबल फर्टिलाइजेशन। ये किसी प्लांट से नहीं होता है, केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होता है। आज कुछ तो खासियत है, कुछ नहीं है, जिससे पहले बताया है वही बात बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसमें जोड़ेंगे। ये पूरा का पूरा एक पिस्टिल है, जिसका सबसे पूरा पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं। ये स्टाइल है, ये ओवरी, यहां लिखें। ये ओवरी है, और इस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल, उस ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रायोसाइट, ये ओवरी। तो देखते हैं क्या कि जब पॉलिनेशन हो गया, कॉम्पैटिबल जो पोलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट कर गया, इसका जो पोलन ट्यूब है स्टिग्मा स्टाइल होते हुए ओवरी में घुस गया, और ओवरी से कहां चला गया, ओव्यूल में माइक्रोपाइल बढ़ गया। मैंने इसके पहले बताया, इसी के साथ दो मेल गैमेट भी आ गया। जब यह पहुंचता है माइक्रोपाइल के पास, तो सिनर्गिड्स में होता है फ्रीफॉर्म एपरेटस, वह गाइड करता है। जैसे देखोगे किसी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस रहता है, वो गाइड करता है कि इस साइड वालों की इधर आ जाइए, 4 तरह से रोड है, 3 तरह से रोड है। कुछ को रोक देता है, कुछ को जाने देता है। उससे फायदा क्या होता है, उस जगह पर एक्सीडेंट हो जाती है। अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात ना माने, सभी लोग अगर हम लोग अपनी दिशा में बढ़ जाएं, तो एक दूसरे से टकरा जाएंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जब ट्रैफिक पुलिस गाइड करता है कि आप जाइए, आप रुकिए, उसी तरह ट्रैफिक पुलिस की तरह यहां पर सिनर्गिड्स का जो फ्रीफॉर्म एपरेटस है गाइड करता है किसको, तो इसे मेल गैमेट को, और गाइड करता किधर जाना है। इसके बाद गाइडलाइन से कहा जाएगा, किसी एक सिनर्गिड्स में, या तो इसमें चाहे इसमें चला जाता है, दोनों के दोनों, चाहे जिसमें चला जाए, मान लो इसमें चला गया दोनों, तो करता क्या है, एक मेल गैमेट को भेज देता है एक के पास, और एक मेल गैमेट को भेजता है सेंट्रल सेल के पास। इस एक में जो न्यूक्लियस है वो हेप्लॉइड है, और ये जो मेल गैमेट है उसका न्यूक्लियस हेप्लॉइड है। जब यह मिल जाता है, इस मेल गैमेट का न्यूक्लियस इस एक के न्यूक्लियस से मिल जाता है, इसलिए आप सिनगैमी। और ठीक उसी तरह एक दूसरा जो मेल गैमेट बच गया हुआ इस सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस से मिल जाएगा। क्योंकि दो न्यूक्लियस का पहले से आता है हेप्लॉइड, एक यहां से आता, 3 न्यूक्लियस यहां फ्यूज करता है, इसलिए नाम पड़ा इसका ट्रिपल फ्यूजन।
यहाँ जो फर्टिलाइजेशन उसका नाम सिंगामी, और यहाँ जो फर्टिलाइजेशन होता है इसका नाम होता है ट्रिपल फ्यूजन। दो जगह फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें नाम होता है इसका डबल फर्टिलाइजेशन। इस पूरी बात को मैं यहाँ पर लिखा। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ कॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स, कॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन में क्या होता है, एक पोलन ट्यूब बढ़ता है, ये दिखाई दे रहा है, एंड ग्रेजुअली इंटर्स इनटू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोफाइल, और माइक्रोफाइल होते हुए कहां पहुंच जाता है, ओव्यूल में पहुंच जाता है, एंड फाइनली रीचेस टू द सिनर्गिड्स, और अंत में ये पहुंचता है सिनर्गिड्स के पास। कौन सा सेल में पहुंचेगा, इधर या इधर, वो गाइड करेगा शायद कौन, तो फिलिफोर एपरेटस। यहां पर आने के बाद हियर द पोलन ट्यूब रिलीज्ड इट्स टू मेल गैमेट्स, यहां पहुंच जाता है तो यहां पोलन ट्यूब क्या करता है, दो मेल गैमेट को रिलीज कर देता है, किसको, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सिनर्गिड्स, किसी एक सिनर्गिड्स को क्या करता है ये, उसके साइटोप्लाज्म में अपना दोनों मेल गैमेट भेज देता है। नाउ वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ एग, एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एक के न्यूक्लियस के साथ, और बनाता कौन सी है, एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है, और इस घटना को कहते हैं सिंगामी। अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल, ये दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल के जो पोलर न्यूक्लियाई हैं उसके साथ जाके फ्यूज कर जाता है, और तब जो सेल बनता है, तब जो न्यूक्लियस बनता है उसका नाम होता है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। तीन तीन हैप्लॉइड क्रोमोसोम मिला हुआ है, इसलिए ट्रिप्लॉइड हो गया, और न्यूक्लियस का नाम होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इस घटना को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। एज टू फ्यूजन, दो फ्यूजन होता है, दो फर्टिलाइजेशन होता है, एक सिंगामी एक ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि दो फ्यूजन होता है एक एम्ब्रायो सेट में, इसलिए इस घटना को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म का बहुत ही खास लक्षण है। आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, जब ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा तो सेंट्रल सेल नहीं रहेगा, वो कहलाएगा कौन सी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो जिसमें क्रोमोसोम का 3 सेट है, इसलिए ट्रिप्लॉइड कहलाता है, और इसमें 2 सेट है, इसमें डिप्लॉइड कहलाता है। तो आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन द सेंट्रल सेल फॉर्म्स ए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एक सेल बनाता है, इसका नाम होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसमें क्रोमोसोम का 3 सेट है डिप्लॉइड का, इसे डिप्लॉइड नाम, जो बाद में डेवलप कर जाता है एंडोस्पर्म में, व्हाइल जाइगोट डेवलप इनटू एंडोस्पर्म एम्ब्रायो, जबकि जाइगोट जो डिप्लॉइड होता है उससे बनता है कौन चीज, एम्ब्रायो बनता है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या देखते हैं, स्टिग्मा समाप्त हो गया, स्टाइल समाप्त हो गया, बचता है केवल ओवरी, उसका ओव्यूल, और ओव्यूल में याद होगा फर्टिलाइजेशन से पहले 7 सेल था, 3 एंटीपोडल सेल, एक सेंट्रल सेल, 4 और 3 ठो सेल में 2 सिनर्गिड्स और एक एग। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो स्टिग्मा समाप्त, स्टाइल समाप्त, ओव्यूल में से एंटीपोडल सेल डिजेनरेट कर जाता, समाप्त हो जाता है, दोनों सिनर्गिड्स भी समाप्त हो जाता है, और सेंट्रल सेल बन गया कौन चीज, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और एक बन गया कौन चीज, जाइगोट। इस तरह से फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ नहीं बचता है, उस फीमेल पार्ट में ओवरी बचा, ओव्यूल बचा, और ओव्यूल के अंदर 2 सेल बचा, एक ट्रिप्लॉइड सेल इसका मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और एक डिप्लॉइड सेल जिसका नाम होता है जाइगोट। बस इतना ही चीज बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी घटनाएं घटती है इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसमें क्या होगा, इस जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बनेगा, ओव्यूल से सीड बनेगा, उस ओवरी से फल बनेगा। तो 4 घटनाएं होने वाली है। कौन कौन, एक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी नहीं फ्रूट। ये 4 बातें होंगी।
ये चारों बातें फर्टिलाइजेशन के बाद होती है, इसे नाम कहा जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसको हम लिख भी देते हैं। देखो इस चैप्टर का सबसे अंतिम पार्ट यही पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जैसा कि कुछ दिन पहले बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद जितनी भी घटनाएं होगी वो सब का लगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ऑल द इवेंट्स टेकिंग प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वो सारी घटनाएं जो होती है का फर्टिलाइजेशन के बाद और कलेक्टिवली कॉल, उसी को पूरा मिलाकर कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में इस घटना में कौन कौन चीज होता है? ये चार घटनाएं शामिल है। डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। लेकिन एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट किससे होगा? फ्रॉम प्राइमरी एंजियोस्पर्म सेल से। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट किससे होगा? फ्रॉम द जाइगोट। सीड का डेवलपमेंट किससे होगा? फ्रॉम द ओव्यूल। और फ्रूट का डेवलपमेंट किससे होगा? फ्रॉम द ओवरी। अगले क्लास में इस चारों को बारी बारी से बताएंगे। जिस दिन ये चार समाप्त हो गया समझो ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। लेकिन फिर ये बात याद दिलाते हैं, क्योंकि अब तो समाप्त हो ही जाएगा एक दो क्लास में। हम ये फिर याद दिलाते हैं कि पिछली क्लास समाप्त होने के बाद हमने क्वेश्चन भेजा था बच्चों को। बहुत सारे बच्चे ने बना के आंसर भेजा है, कुछ बच्चे नहीं बनाया है। मैं फिर उस बच्चों को सावधान करता हूं, समझाता हूं कि चैप्टर समाप्त के बाद जो क्वेश्चन भेजा जाता है उसका जवाब देना तुम्हारे लिए बड़ी लाभदायक होता है फॉर फ्यूचर, बहुत लाभदायक है। और थोड़ी भी शिथिलता बरतोगे, इनएक्टिव बिहेवियर रहेगा तो इसका लॉस तुमको बाद में बहुत उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं सावधान करता हूं बच्चों को कि उस सारे क्वेश्चन का जवाब दो। जिस क्वेश्चन का जवाब तुमसे नहीं बना तो पहले चैप्टर पढ़ो पूरा, और फिर भी यदि नहीं बनता है तो फिर पूछ लो। ये सुझाव तो हमने दिया है कि फोन से पूछ लो। अभी तो चूंकि जब तक लॉकडाउन है तो तक बैच में आके, कॉलेज में आके, क्लास में आके पढ़ाना संभव नहीं। तो अभी एक ही उपाय है कि जैसे हमने ऑनलाइन क्लास ले लिया, हम इसका वीडियो भेज देते हैं। किसी बच्चों को हो सकता है मेरा अक्षर ठीक से ना चले, इसके लिए पीडीएफ बना के कंप्यूटराइज क्या कहता है अक्षर भेज देते हैं। इतनी सारी सुविधाएं तुम दे रहे हैं, तुमको इतना ही करना है केवल उसको ईमानदारी से पढ़ना है। चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब देना है, और सभी कोई आंसर हमको मेरे व्हाट्सएप पर भेज दो, और हम फिर उसका आंसर बना के भेज देते हैं। मिला करके ये बताओ कितने आंसर सही हुआ। और झूठ तो बता नहीं सकते क्योंकि पहले से आंसर मंगवा लेते हैं, लेकिन झूठ नहीं करना, ठीक है ना। तो इस तरह से इतनी सावधानी बरतो फॉर फ्यूचर, ये तुमको लाभ पहुंचाएगा। ओके।